बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेसिक्स प्रोसीजर्स हैं वो CRD है, RCBD है, उसके बाद LSD टेस्ट हैं, ये हम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हमने टेस्ट यूज़ किए हैं, बेसिक टेस्ट जो हैं, जो जब मिड से पहले जो हैं कुछ टेस्ट पढ़े हैं, T टेस्ट, Z टेस्ट, ये रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से हमने ये टेस्ट यूज़ किए थे। हाउएवर ये जो टेस्ट हैं ये मीन्स के कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होते हैं। मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन, उनके कंपैरिजन के लिए, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, या उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू सेकंड ब्लॉक। जो है 1 ब्लॉक जो है उसकी प्रोडक्शन जो है सेकंड के इक्वल है, या एक लैंड जो है वहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र प्रोवाइड की गई और सेकंड लैंड है वहाँ पर भी कुछ फर्टिलाइज़र प्रोवाइड की गई, उन दोनों के मीन्स आपस में इक्वल है, उनकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो सेम है। इसके लिए हम T टेस्ट या Z टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास 1 पॉपुलेशन या 2 पॉपुलेशन के ऊपर हमने वर्क करना हो, या 1 सैंपल रिजल्ट्स हों या 2 सैंपल रिजल्ट्स हों, देन हम T टेस्ट या Z टेस्ट जो यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये अमूमन BSc लेवल्स पे पढ़ाई जाती हैं, Z टेस्ट, T टेस्ट, और हमारे एडवांस जो फर्दर काम आता है MPhil का, उसके अंदर जो है CRD और RCBD टेस्ट और LSD या फर्दर कुछ और टेस्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं। जब हमारे पास मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स हों या 3 और मोर पॉपुलेशन मीन्स, उनको कंपेयर करना हो, देन हम यूज़ करते हैं CRD या RCBD डिज़ाइंस, उनको हम यूज़ करते हैं। देन हम T या Z टेस्ट की तरफ हम मूव नहीं होते, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं ये वैलिड नहीं रहते और ना ही ये मोर देन 2 पॉपुलेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा, नोवा एक टर्म है, ये भी हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मोर देन 2 पॉपुलेशंस हो। सिंपल तौर पर नोवा को हम कहते हैं कि ये टोटल वेरिएबिलिटी कंपोजिशन होती है जो कि अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। एक जो है जिस तरह यील्ड है, यील्ड जो है ये एक्चुअली इसके अंदर जो वेरिएबिलिटी आती है, टोटल जो वेरिएशन आती है, वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है, चाहे वो फर्टिलाइज़र की वजह से हो, चाहे वो वाटर लेवल की वजह से हो, वेदर की वजह से हो, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। अब ये जो डिफरेंट रीजंस हैं इसके अंदर जो है वेरिएबिलिटी जो है टोटल हमेशा डिफाइन होती है, यानी कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, या ये जो वेदर है या फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र की वजह से कितनी यील्ड के अंदर चेंजिंग आ रही है, वेदर की वजह से कितनी चेंजिंग आ रही है, वाटर लेवल की वजह से कितनी चेंजिंग आ रही है। ये एक्चुअली ये जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं, ये डिकम्पोजिशन होना टोटल वेरिएबिलिटी का अपने कंपोनेंट्स में, इसको एनोवा कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो 3 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 3 काम है, चाहे कोई भी टेस्ट है, चाहे वो CRD है, RCBD है, LSD है, या नेस्टेड प्लॉट्स हैं, या मल्टी फैक्टर एनालिसिस हैं, व्हाटएवर जो भी टेस्ट हैं, उनके अंदर 3 प्रिंसिपल जो हैं सबसे बेसिक है। सबसे पहले आ जाता है रैंडमाइजेशन, उसके बाद आता है रेप्लिकेशन, एंड थर्ड वन लोकल कंट्रोल। रैंडमाइजेशन जो होता है एक्चुअली ये एक रैंडमली असाइनमेंट होता है ट्रीटमेंट्स का टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं उनको हम रैंडमली ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करवाते हैं। अब रैंडमली अप्लाई करने का यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है, इससे ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमारे पास रिमूव होती है विद द हेल्प ऑफ रैंडमाइजेशन। इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस असाइनिंग ट्रीटमेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। हाँ जी, इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी जो है हर एक यूनिट की वो सेम होती है कि उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट जो है अप्लाई हो सके। मिसाल के तौर पर एक जनरल एग्जांपल के अंदर 5 पर्सनस हैं, 5 पर्सन में से कोई एक बंदा जो है उसको जॉब के लिए हायर करना है, तो हर पर्सन के लिए ऑलमोस्ट तकरीबन सेम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हायर हो सके फॉर दैट पोस्ट। ये एक्चुअली रैंडमाइजेशन का जो हमारे डिज़ाइंस हैं उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट स्लाइड्स में इसकी कुछ डिटेल्स है वो आपको पढ़ाई जाएगी।
उसके बाद जो है रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन जो होता है एक्चुअली ये एक रेपिटिशन ऑफ बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है। हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको हमने बार बार रिपीट करना होता है ताकि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल एरर है, जो वेरिएशन आती है, उस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सके या रिमूव किया जा सके। एक सिंगल जो रेपिटिशन होती है उसको हम रेप्लिकेट भी कहते हैं। ब्लॉक जो होता है उसको एक रेप्लिकेट भी कहा जाता है। ब्लॉक के अंदर हमारे पास सारे ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहे होते हैं और ये सारे ट्रीटमेंट जो अप्लाई हो रहे हैं ये इसको हम एक रेप्लिकेट भी कह सकते हैं। अब ये है कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर, कि एक्सपेरिमेंट एरर के होते हुए हम एक सिक्योर जो है एक्यूरेट एस्टिमेट वो हासिल कर सकें। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है रेप्लिकेशन जो है इसको हम यूज़ करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं उसके अंदर एरर लाजमी होती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कहें कि एक्सपेरिमेंट एरर जो है वो मौजूद नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर रैंडमनेस है, जहाँ पर जो है रियल वर्ल्ड फिनोमिनास मौजूद हैं, एरर ऑलवेज मौजूद होगी। जिस तरह एक मॉडल्स के हवाले से भी आपको बताया था कि रिग्रेशन के अंदर जो है हमारी जो सिंपल एक यील्ड है वो डिपेंड कर रही होती है फर्दर डिफरेंट वेरिएबल्स। हम जितने भी वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम 100% ये नहीं कह सकते कि जी 1 kg मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा तो मुझे इतनी एग्जैक्टली इतनी ही यील्ड मिलेगी, या वाटर लेवल इतना मैं यूज़ करूँगा या इतनी नाइट्रोजन मैं यूज़ करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली इतनी ही यील्ड मिलेगी। ये ऐसा नॉट पॉसिबल है, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ रैंडमनेस जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है डिफरेंट रिजल्ट जो हैं वो मौजूद होंगे। ऑब्वियसली रैंडमनेस भी हमारे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे भी हमारी जो है एरर जो है वो मिनिमाइज होती है, हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो बाइस नहीं रहते। अब रिज़ल्ट्स की बाइस क्या है? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमने 2 वैरायटीज़ थी हमारे पास राइस की, तो उसको हमने अप्लाई किया डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर। अब ये प्लॉट्स जो है एक ही लाइन के ऊपर है, यहाँ पर ए बी आपको लिखा होगा। एक ही लाइन के ऊपर हमने इन प्लॉट्स के अंदर हमने 2 राइस जो है क्वालिटीज़ को अप्लाई किया, ए क्वालिटी बी क्वालिटी, फिर ए क्वालिटी बी क्वालिटी ए बी। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इस पूरी लाइन में कहीं पर रैंडमनेस नज़र नहीं आ रही होगी, जस्ट एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा कि ए है, बी है, ए बी। इस तरह हम जो है क्वालिटीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बाइस अकर होगी। बाइस किस तरह अकर हो सकती है? पॉसिबल है कि ये जो लाइन है राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, पॉसिबल है जो लास्ट वाला बी है इसकी के डायरेक्शन में जो सनलाइट है वो प्रॉपर आ रही हो। अब क्या होगा, बी को एक प्रॉपर सनलाइट मिल रही है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो बेटर होगी देन प्रीवियस ए। जो इसके पीछे ए वाली ए है इससे बेटर प्रोडक्शन होगी बी की। अब बी इसी तरह जो है हर बी की जो प्रोडक्शन वो पिछले वाले ए से बेटर होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ए के साथ फेयर रिजल्ट जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ये अक्सर प्लॉट्स के अंदर जो है जो प्रोडक्शन है वो एक साइड पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पर अगर वो भी बात अगर जहन में रखी जाए कि जी राइट साइड पर इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रोडक्शन है तो हर बी जो है बेटर है यहाँ पर ए से, यानी कि लास्ट वाला बी जो है इसकी प्रोडक्शन बेटर होगी ए से, और जो थर्ड बी है उससे पहले वाला बी इसकी प्रोडक्शन पिछले ए से बेटर होगी। मतलब हर ए जो है वो लेस जो है हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो है प्रॉपर रैंडमनेस या प्रॉपर जो है हमारे पास अनबायस्ड रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहे। हमारे पास यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी आ रही है एक रैंडमनेस को प्रॉपर अप्लाई ना करने की वजह से। तो यही वजह है मेन ये भी कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रैंडमाइजेशन जो है इसको लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं। इसे वही बात है कि सेल्फिशनेस एक वर्ड है, ये भी एक कम होगी। सेल्फिशनेस यानी कि एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर हम एक इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि जी बी प्रोडक्शन है वो ए से, हालांकि दिस इज़ नॉट एक्चुअल रिज़ल्ट्स, कि इस तरह रिज़ल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं
ये तो एक सीक्वेंस की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर की एक सेल्फिशनेस होगी एक लेआउट या एक डिज़ाइन को बनाने के हवाले से, या इन सिंपल वर्ड्स टू मेक द एक्सपेरिमेंट प्योरली रैंडम, हम एक एक्सपेरिमेंट को प्योरली रैंडम बनाने के लिए फ्री ऑफ एनी सेल्फिशनेस हम रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हैं। और रैंडमनेस की वजह से हमारा जो टेस्ट होता है वो स्टैटिस्टिकली वैलिड होता है। इसीलिए जो है दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसको सेफ गार्ड भी समटाइम कह देते हैं कि एक सेफ गार्ड होता है अगेंस्ट सिस्टमेटिक एरर्स। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं उनके अगेंस्ट ये एक सेफ गार्ड भी होता है। पर्पस उसके अंदर वही बात है कि रिमूव को यहाँ करते हैं, टू रिमूव द बाइस एंड अदर सोर्स ऑफ एक्सटेनियस वेरिएशन विच आर नॉट कंट्रोलेबल। एक्सटेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन ये हो सकते हैं, जिस तरह सनलाइट है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक साइड पर जहाँ पर बी की को ज़्यादा प्रोवाइड की हो रही हो सनलाइट, वहाँ पर उसकी हाइट में भी ज़्यादा हो रही हो, जिसकी वजह से उसका प्रीवियस है उसके ऊपर प्रॉपर सनशाइन ना पहुँच रही हो, ना ही लाइट प्रॉपर पहुंच रही हो, तो क्या हो गया कि एक्सटेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन की वजह से भी और लेआउट के प्रॉपर ना होने की वजह से भी हमारे रिजल्ट जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। उसके बाद जो आता है वो है रैंडमाइजेशन, जिसके अंदर हम अपना बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम रिपीट करते हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करें हमारे लिए जो सबसे प्रॉपर सिचुएशन होगी वो ये होगी कि हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो हैं या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होंगे। लेकिन अगर रियलिटी बेस पर बात करें तो इन द वर्ल्ड दुनिया में कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स या चीज़ें एग्जैक्टली होमोजीनियस या एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हैं। तो इस वजह से अगर वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो या एग्जैक्टली होमोजीनियस हो देन देयर इज़ नो स्टैटिस्टिक्स उसमें होगी ही नहीं। अब इन होमोजीनियस के आपस में रिजल्ट्स मैच तो हो सकते हैं, सेम चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन 100% जो है वो आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर हम एक ट्रीटमेंट लेते हैं, जिस तरह पेनाडोल है, उसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर। अब ऑब्वियसली जो है पेनाडोल जो है ये ट्रीटमेंट या इलाज के लिए यूज़ होती है फॉर ऑफ फीवर। जिन लोगों को फीवर होगा हम उन लोगों के लिए पेनाडोल जो है उनको यूज़ करवाएंगे। अब यहाँ पर जो है हमने एक किस्म की ब्लॉकिंग कर ली है उन लोगों की जिनको फीवर होगा। ये नहीं होगा कि एक बंदा जो है उसको कफ है उसको भी हमने पेनाडोल दे दी, एक बंदा है उसको फ्लू है उसको भी पेनाडोल दे दी, इसके अलावा जो है एक बंदा जो कैंसर है उसको भी दे दी, हेपेटाइटिस उसको भी हमने पेनाडोल दे दी। इस तरह हमारे जो है एक होमोजीनियस यूनिट्स हमें नहीं मिलेंगे। होमोजीनियस यूनिट्स जो है हमारे वो होंगे जिनको फीवर होगा। अब कुछ लोगों को ज़्यादा फीवर हो सकता है, कुछ लोगों को कम हो सकता है। पेनाडोल का इफेक्ट किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को लेट आ सकता है। अब ये जो वेरिएशन आ रही है इसको कम करने के लिए क्या होगा कि हम रैंडमाइजेशन यूज़ करेंगे। अपना बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है उसको मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल सैम्पलिंग यूनिट्स या मल्टीपल पेशेंट्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। हम इसको जो है डिफरेंट पेशेंट या ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिल जाए। अक्सर कहा था आपने मेडिसिन के ऊपर भी समटाइम देखा हो, लिखा होता है कि रिलीफ टाइम का जो है 5 to 6 आवर या 3 to 5 आवर्स, या एक डिस्प्रिन जो है उसके लिए 15 to 20 मिनट्स होता है कि कुछ लोगों को 15 मिनट्स में भी रिलीफ आ जाता है, किसी को 20 मिनट्स में भी, किसी को 20 से 21 भी हो सकता है। ये एक्चुअली वेरिएशन होती है जिसको चेक किया जाता है रेप्लिकेशन से, और रेप्लिकेशन की मदद से ही इसको मिनिमाइज़ हम कर लेते हैं। इसी तरह जो है अगर कोई एक ऑडिशन चल रहा हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम का, तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स होंगे ऑब्वियसली वो सारे ब्लाइंड ही होंगे। ये नहीं कि जो लोग जो हैं वो जो क्रिकेटर वो ठीक होंगे वो भी इसी में आ जाएंगे, जो कोई हैंडीकैप है वो भी इसी में आ जाएगा। या इसी के अलावा अगर कोई इंसुलिन वगैरह है उसके लिए
उसकी टेस्टिंग के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, वो लोग होंगे जिनको शुगर वगैरह होगी, जो डायबिटिक होंगे, ना कि वो पर्सन जो कि डायबिटिक नहीं होंगे, उसको भी हम इसमें लें। इस तरह नहीं हो सकता। हमारे पास एक ब्लॉकिंग जो है उसके अंदर इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो 100% कभी भी आइडेंटिकल या सेम नहीं होते। इंटर रिलेटेड हमेशा वो होते हैं। रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन से हम एक्सपेरिमेंटल जो एरर है उसको किसी हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। मोर बेटर वे से हम एक्सचेंजिंग सोर्स ऑफ वेरिएशन को हैंडल करने के लिए हम लोकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं। लोकल कंट्रोल इसको सिंपली ब्लॉकिंग में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको ब्लॉकिंग एंड बैलेंसिंग फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एरर होती है उससे उसको डिक्रीज़ करते हुए हम एफिशिएंसी जो है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। इसमें एक तो मेन चीज़ है कि ब्लॉकिंग की जाती है। अब ब्लॉकिंग से क्या मुराद है? ब्लॉकिंग से ऑलरेडी के हम डिफ़ाइन हुआ है कि जी के इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स उनको हम ग्रुप्स के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी क्लास की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर वाले भी स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट वाले भी स्टूडेंट्स हैं। एक ब्लॉक हम कह सकते हैं कि थर्ड का स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और एक फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अब ब्लॉकिंग से क्या हुआ कि जब सेमेस्टर जब शुरू हुआ तो थर्ड सेमेस्टर वाले ऑलरेडी पढ़ रहे थे और फर्स्ट सेमेस्टर वाले वो दरमियान में आके शुरू हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट वालों का ब्लॉक है या ग्रुप है उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी। अब उस ब्लॉकिंग से क्या हुआ, एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया इनका और इनको सेपरेट कुछ अलग क्लासेस प्रोवाइड की गई। ऑनलाइन क्लासेस थी चाहे वो फिज़िकल क्लासेस थी, यानी कि थर्ड वालों से अलग इनको ज़्यादा कुछ अटेंशन दी गई ताकि ये भी पेपर्स में थर्ड वालों की इक्वली परफॉर्म ज़रा कर सकें। तो ये पर्पज़ होता है मेन तौर पर ब्लॉकिंग का कि हमारी जो एरर है वो कम हो सके। अगर ये इस तरह कह लें कि ना किया जाता तो पॉसिबल है कि वहाँ पर रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आ जाते हैं। अब बैलेंसिंग से क्या मुराद है? बैलेंसिंग ब्लॉकिंग कि हम जो बैलेंसिंग करते हैं या ब्लॉकिंग करते हैं, जिस तरह इसकी डेफिनेशन में है कि द बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज़ कॉल्ड ब्लॉकिंग या लोकल कंट्रोल भी इसको कह सकते हैं। कि जो बैलेंस अरेंजमेंट होती है ट्रीटमेंट्स की एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर उसको हम लोकल कंट्रोल या ब्लॉकिंग कहते हैं। बैलेंसिंग मीन्स दैट द ट्रीटमेंट शुड बी असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन सच अ वे दैट द रिजल्ट्स इन ए बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, कि हर ब्लॉक के अंदर एक इक्वली टाइम जो है एक ट्रीटमेंट अप्लाई हो। इस चीज़ को हम बैलेंसिंग कहते हैं। वेयर एज ब्लॉकिंग मीन के लाइक वही एक्सपेरिमेंटल यूनिट शुड बी कलेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप। पर्पस अब क्या है ब्लॉकिंग का? पर्पस वही है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। हमारे यहाँ पर बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है एक्सपेरिमेंटल एरर। हमारी जो पूरी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसमें हम काम ही यही करते हैं कि जी हमारी जो एरर है उसको मिनिमाइज़ करते हैं, जिसके लिए सारा ये काम हम कर रहे हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन है या लोकल कंट्रोल है, इन सब को हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर। ब्लॉकिंग से हमारे पास वो वाले फैक्टर्स जो हैं कंट्रोल होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं